आज के मुख्य समाचार। बीजेपी विधायक संजय केलकर ने ठाणे में अवैध निर्माणों सीएम शिंदे पर हमला। गुजरात और हिमाचल प्रदेश के दोनों राज्यों कांग्रेस की प्रियंका गांधी बड़ा वादा किया। लक्ष्मण रेखा कभी ना लांघने वाले शशि थरूर कांग्रेस सर्वश्रेष्ठ चेहरा हो सकते। ठाणे राज्य के लोक निर्माण मंत्री रविंद्र चव्हाण के बाद अब ठाणे शहर के बीजेपी विधायक संजय केलकर ने अप्रत्यक्ष रूप से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर निशाना साधते हुए ठाणे में अवैध निर्माण के मुद्दे को उठाया है। केलकर ने आरोप लगाया है कि शहर में अवैध निर्माण की समस्या गंभीर हो गई है, लेकिन अधिकारी कार्रवाई करने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। केलकर ने सवाल किया है कि आखिर अधिकारी किसके दबाव में काम कर रहे हैं। उन्होंने अगले 4 दिनों में शहर की सड़कों और फ्लाईओवर पर हुए गड्ढों को भरने का निर्देश महानगर पालिका को दिया है। महानगर पालिका में बतौर प्रशासक कमिश्नर डॉक्टर विपिन शर्मा कामकाज देख रहे हैं। ठाणे शहर एकनाथ शिंदे का गढ़ है। महानगर पालिका के 67 पूर्व नगर सेवकों में से 64 शिंदे के समर्थक हैं। ज्ञात हो कि विगत सप्ताह कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका क्षेत्र की बुनियादी सुविधाओं और समस्याओं को लेकर राज्य के लोक निर्माण मंत्री रविंद्र चव्हाण ने महानगर पालिका कमिश्नर पर हमला बोला था और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की आलोचना की थी। ऐसे में कल्याण के बाद ठाणे में महानगर पालिका और शिंदे समर्थकों के बीच तनाव बन गया है। कोरोना संक्रमण के दौरान शहर में धड़ल्ले से अवैध निर्माण हुए। शिकायतों के बाद कमिश्नर डॉक्टर विपिन शर्मा ने अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान चलाया था, जिसके चलते कुछ समय के लिए अवैध निर्माण करने वाले माफिया भूमिगत हो गए थे। जैसे ही अभियान ठंडा हुआ, भू माफिया फिर सक्रिय हुए और मुंब्रा, कलवा, दिवा और ठाणे शहर में बड़ी संख्या में अवैध निर्माण खड़े हुए। कुछ दिनों पहले केलकर ने पेन ड्राइव में महानगर पालिका प्रशासन को अवैध निर्माणों की सूची तस्वीर के साथ सौंपी थी और विधानसभा उक्त मुद्दे को उठाया था। अब केलकर एक बार फिर महानगर पालिका मुख्यालय पहुंचे। उस दौरान उन्होंने उक्त सवाल किया और आरोप लगाया। केलकर के आरोप के बाद ठाणे में शिंदे समर्थकों और बीजेपी के लोगों के बीच माहौल तनाव में बन गया है। मुंबई, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में इसी वर्ष के अंत में विधानसभा चुनाव है और राजनीतिक दल पूरी ताकत के साथ चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। वहीं कांग्रेस ने दोनों राज्यों के चुनाव से पहले एक बड़ा वादा कर दिया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि अगर हिमाचल प्रदेश और गुजरात में कांग्रेस की सरकार बनती है, तो दोनों राज्यों में पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू की जाएगी। प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि उनकी सरकार ने बुजुर्गों का सहारा छीन लिया है। प्रियंका ने ट्वीट करते हुए लिखा, भाजपा सरकार ने पुरानी पेंशन खत्म करके बुजुर्गों का सहारा छीन लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकारों ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन बहाल कर दी है। गुजरात और हिमाचल में भी कांग्रेस की सरकार बनते ही पुरानी पेंशन बहाल की जाएगी। वहीं प्रियंका गांधी के वादे पर सोशल मीडिया यूजर भी चर्चा कर रहे हैं, जबकि कुछ यूजर सवाल उठा रहे हैं। विवेक कुमार भारद्वाज नाम के ट्विटर यूजर ने पूछा, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कितनों को पुरानी पेंशन मिल रही है, गांधी जी बताओ। अमरीश नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, अब तक कहाँ थी मैडम, यात्रा कहाँ से कहाँ पहुँच गई। राहुल बाबा अकेले नदी में नाव चला रहे हैं और फोटो भी अकेले खींचवा रहे हैं। सर्वेश नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, 10 साल कांग्रेस की सरकार रही तब कहाँ थे आप लोग, नेतागिरी करिए, नौटंकी मत कीजिए। वहीं सुरेंद्र सिंह नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, 31 मार्च 2005 को पुरानी पेंशन बंद हुई थी, उस समय तो आपकी पार्टी की सरकार थी। लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करें। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी गुजरात और हिमाचल में पुरानी पेंशन बहाल करने का वादा किया है। उन्होंने मंगलवार को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कहा, पुरानी पेंशन खत्म कर भाजपा ने बुजुर्गों को आत्मनिर्भर से निर्भर बना दिया। देश को मजबूत करने वाले सरकारी कर्मचारियों का हक है पुरानी पेंशन। हमने राजस्थान, छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन बहाल की है। अब गुजरात में भी कांग्रेस सरकार आएगी तो पुरानी पेंशन लाएगी। मुंबई, 37 साल पुराने राजनीतिक दल के लिए पढ़े लिखे शशि थरूर कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए बेजोड़ लेकिन बेहद दिलचस्प विकल्प नजर आएंगे, खासकर ऐसे वक्त जब पार्टी अस्तित्व संकट के इस मोड़ पर खड़ी है।
तिरुवनंतपुरम से 3 बार लोकसभा सदस्य रहे थरूर ने कांग्रेस की विचारधारा के सबसे मुखर नेताओं में से एक के तौर पर अपनी धाक जमाई है। सक्रिय राजनीति में बमुश्किल 13 सालों की अपेक्षाकृत कम अवधि में उन्होंने निश्चित उद्देश्य के साथ अपनी अलग पहचान और कांग्रेस में अपने लिए अलग जगह बनाई, और फिर भी वे गांधी परिवार से अच्छे रिश्ते कायम रखने में कामयाब रहे। अपने पूर्ववर्ती G23 समूह के अधिक बागी सहयोगियों के विपरीत, जिसने अगस्त 2020 में मरनासन कांग्रेस पार्टी संगठनात्मक ढांचे में आमूल-चूल परिवर्तन की मांग करते हुए विद्रोह का झंडा बुलंद किया, थरूर यह धारणा बनाने में सफल रहे हैं कि उनका सैद्धांतिक रुख वास्तविक दृढ़ विश्वास से पैदा हुआ था, न कि पार्टी में किसी भी तरह की उपेक्षा की भावना से। उन्होंने बिना किसी डर के अपने मन की बात कह दी है, लेकिन जब भी आलाकमान ने इन्हें पार्टी की लक्ष्मण रेखा को संभावित रूप से तोड़ने के करीब देखा, तो उन्होंने अपने कदम पीछे ले लिए। उदाहरण के तौर पर, जब उन्हें धर्मनिरपेक्षता पर CPM के सेमिनार में शामिल नहीं होने के लिए कहा गया, जहां उन्हें आमंत्रित किया गया था, तो उन्होंने चुपचाप पार्टी की इच्छा को स्वीकार कर लिया। इसी तरह, जब उन्होंने AICC प्रतिनिधियों की मतदाता सूची में कथित अस्पष्टता के बारे में अपनी आपत्ति जताई, तो लेखक राजनेता ने तुरंत स्वीकार किया कि वे कांग्रेस के चुनाव प्रबंधकों से संतुष्ट हैं। यकीनन समकालीन राजनीति के बेहतरीन वक्ता शशि थरूर आम तौर पर अशिक्षित कांग्रेसी नेताओं से अलग हैं। वे महत्वाकांक्षी हैं, लेकिन अपनी सीमाओं को जानते हैं। अधिकांश कांग्रेस नेताओं के विपरीत संगठन में समर्थन आधार के संदर्भ में थरूर पार्टी में अपना कद बढ़ाने की तलाश में नहीं रहते हैं। वे एक लोकसभा सदस्य के रूप में काफी सहज हैं। डिप्लोमेट के तौर पर अपने करियर की शुरुआत करने वाले थरूर ने संयुक्त राष्ट्र में अपने शुरुआती दिनों में सार्थक संवादों के माध्यम से समझाने की कला सीखी। थरूर टकराव की राजनीति से घृणा करते हैं। हिंदू धर्म के इतिहास और समकालीन राजनीति पर उनकी किताबें भी संवाद के माध्यम से संघर्ष का समाधान करने के मध्य मार्ग का दृढ़ता से समर्थन करती हैं। लेखक के रूप में वे जहां कहीं भी प्रथम व्यक्ति के रूप में पुस्तकों में हस्तक्षेप करते हैं, गैर टकराव के लिए उनका मजबूत पक्ष कायम रहता है। अध्यक्ष पद चुनाव के लिए उनकी तैयारी में भी यह विशेषता दिखाई देती है। डॉक्टर थरूर ने अगस्त में मैदान में उतरने की इच्छा व्यक्त की, जब यह स्पष्ट हो गया कि राहुल गांधी ने उन्हें पद स्वीकार करने के लिए मनाने के सभी प्रयासों को विफल कर दिया। कहीं ऐसा न हो कि उनके निर्णय को गांधी परिवार के विरुद्ध विद्रोह समझ लिया जाए, थरूर ने अपनी चुनावी महत्वाकांक्षा के लिए सोनिया गांधी से उचित स्वीकृति मांगी। यह पूर्व निर्धारित निष्कर्ष था कि कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष चुनाव दूरी बनाए रखेंगे। फिर भी दोनों नेताओं के बीच बैठक ने सौहार्दपूर्ण प्रदर्शन के लिए जमीन तैयार की है। कांग्रेस के लिए 20 से अधिक सालों में पहली बार गैर गांधी अध्यक्ष होना तय है। गांधी परिवार के वफादार अशोक गहलोत के पार्टी अध्यक्ष के लिए शशि थरूर के खिलाफ चुनाव लड़ने की संभावना है, जो पार्टी में उन लोगों में शामिल हैं जो बड़े आंतरिक सुधार चाहते हैं। नरसिम्हा राव सरकार के सत्ता से बाहर होने के लगभग 2 साल बाद अंतिम गैर गांधी कांग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी रहे, जिनसे सोनिया गांधी ने मार्च 1998 में पदभार संभाला। कांग्रेस की स्थिति ठीक नहीं होने के कारण सोनिया गांधी ने घोषणा की कि वो पार्टी में शामिल होंगी। भले ही थरूर 23 असंतुष्ट कांग्रेसी नेताओं के समूह G23 का हिस्सा नहीं है, लेकिन वे पार्टी के भीतर सुधार लाने के लिए मुखर रहे हैं। मलयालम दैनिक मातृभूमि के लिए एक लेख में थरूर ने लिखा है कि नए अध्यक्ष का चुनाव उस नए जीवन की शुरुआत होगी जिसकी पार्टी को सख्त जरूरत है। अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 3 दिन में शुरू हो जाएगी। यह चुनाव पिछले वर्ष के दौरान कई प्रमुख नेताओं के पार्टी से बाहर निकलने की पृष्ठभूमि में होगा। आखिरी बार पार्टी छोड़कर जाने वाले नेता वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद थे, जिनके बाहर निकलने का अनुकरण पार्टी की जम्मू कश्मीर इकाई के ज्यादातर नेताओं ने किया।